हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं घटनाएं। तो ये हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें भारत की आज़ादी के लिए किए गए आंदोलन और उन आंदोलनों के चलते भारतीय इतिहास में हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ये समय काल है 1885 से लेकर 1947 तक। इसमें हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, बंगाल का विभाजन कैसे हुआ। तो ये सभी टॉपिक हम पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा जिसमें मैंने सारे टॉपिक, सारे घटनाएं और सभी आंदोलनों को इसके वीडियो में लिया है। तो वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार आते हैं क्वेश्चन और इसमें लगभग सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको कोई भी असुविधा ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसकी बात करने वाले हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना, देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने के रूप में इसका उदय हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बड़े विभाग, बड़े आंदोलन के रूप में सामने आई थी क्योंकि ये क्या थी? एक कमेटी थी, एक पार्टी थी जो लोगों का एक संगठन बना रही थी। पहले तो ये काफ़ी कमज़ोर थी लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया ये पार्टी काफ़ी मजबूत होती गई और इसमें भारतीय लोग काफ़ी हद तक शामिल हो चुके थे। तो आज हम सबसे पहले इसी को जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। संस्थापक कौन है इसके? इसके संस्थापक हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें ए ओ ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ए ओ ह्यूम के भी नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये निवासी कहाँ के थे? ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कहाँ के निवासी थे? तो याद रखिएगा स्कॉटलैंड के निवासी थे। क्लियर? अब बात करते हैं कि इसकी स्थान क्या था जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? सबसे पहले था इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था इसका नाम? भारतीय राष्ट्रीय संघ जब इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने, जो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले नाम था इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसको आपको याद रखना है। क्लियर हो गया आपको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थान क्या था इसका? मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है। ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद हुई महत्वपूर्ण घटना, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 में। तो अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर सन 1905 को। कब हुआ? 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना। जो ये बंगाल विभाजन किया गया था इसकी उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना। अब इसका क्या मतलब है कि अंग्रेज चाहते थे कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं भारत में, ये क्या थे? एकजुट होकर रहते थे, जिससे अंग्रेजों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था जब भी कोई भारतीय आंदोलन करते थे, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया करते थे। तो बंगाल का विभाजन इसीलिए किया गया था
कि हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ा जा सके। तो जो बंगाल का विभाजन था उसे कितने भागों में किया गया? पहले एक बंगाल था तो उसको कितने हिस्सों में कर दिया? दो हिस्सों में। पहला था पश्चिमी बंगाल और दूसरा हो गया पूर्वी बंगाल। ठीक है, ये पूरा बंगाल का हिस्सा है। इस मैप में आप देख लें, ये पूरा बंगाल था। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये क्या हो गया? पूर्वी बंगाल। ठीक है, कौन सा हो गया? ईस्ट बंगाल। और ये ग्रीन वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये कौन सा हो गया? ये पश्चिमी बंगाल हो गया। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल हो गया, जिसे आज हम कहते हैं पश्चिम बंगाल, जो एक भारत का राज्य है। ठीक है, ये वही हिस्सा है जो आधा हिस्सा कहाँ चला गया? इसमें असम और बांग्लादेश वाले हिस्से में चला गया। और आधा हिस्सा कहाँ आ गया था? आज का पश्चिम बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आ गया था। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आज के पश्चिम बंगाल को वो पूर्व में होने के बाद भी उसे पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है। तो यही कारण है कि पश्चिम बंगाल पूर्व में होने के बाद उसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है, क्योंकि 1905 में हुए बंगाल विभाजन में जो बंगाल का हिस्सा था, आधा हिस्सा कहाँ चला गया? असम और बांग्लादेश वाले हिस्से में चला गया और आधा हिस्सा भारत में आ गया था, जिसे कहा गया पश्चिमी बंगाल का हिस्सा। अब जो पश्चिमी बंगाल वाला हिस्सा था उसमें कौन सा क्षेत्र था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र आ गया था। जो भारत के तीनों राज्य हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, इसमें जो थे हिंदू जनसंख्या का इसमें अधिक क्षेत्र था, यानी पश्चिम बंगाल में कौन रहते थे? सबसे ज्यादा हिंदू क्षेत्र थे। और पूर्वी बंगाल में कौन सा हिस्सा आ गया था? पूर्वी बंगाल तो था ही था, और असम वाला हिस्सा इसमें आ गया था। और इसमें क्या था? मुस्लिम जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र था, यानी इसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। इसलिए क्या किया था कि अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल का विभाजन ही कर दिया। फिर इसमें काफ़ी लड़ाई दंगे हुए थे, मारा काट भी हुई थी, जिस कारण थोड़ा-सा विवाद भी हो गया था। ठीक है? तो अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं बंगाल के विभाजन में। तो हम अच्छे से जानेंगे। तो 3 दिसंबर 1903 को बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था। ये आपको डेट याद रखनी है सारी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको नहीं कहता हूँ कि डेट ज़्यादा माइंड मत करिए, पर ये वाली डेट आपको याद रखनी है। तो 3 दिसंबर 1903 को बंगाल का विभाजन प्रस्ताव हुआ था संसद में। उसके बाद 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने इस प्रस्ताव को रखा गया था। फिर 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा हुई थी, और 7 अगस्त 1905 को इसका काफी विरोध हुआ था कि बंगाल का विभाजन ना हो, और 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल देश में काफी रोष हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गए, और काफी लड़ाई दंगे भी होने लग गए थे। किस कारण से? ये विभाजन की वजह से, क्योंकि इसमें आधे लोगों का हिस्सा कहाँ पर था? पूर्वी बंगाल में, और पूर्वी बंगाल वालों का हिस्सा कहाँ था? पश्चिमी बंगाल में। इसलिए इसमें काफी विरोध भी होने लगा था। तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसमें लोगों का आना जाना काफी होने लगा था, यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर हो रहे थे, जिसमें काफी लड़ाई दंगे हुए थे और कई लोग मारे भी गए, जिस कारण इसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमार सोनार बांग्ला किसने दिया था? ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। और ये क्या है? बंगाल का एक प्रसिद्ध गीत था उस समय, लेकिन अब क्या है? ये बंगाल का राष्ट्रगान बन गया। ठीक है, जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रगान ये बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको बंगाल का विभाजन। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल था, जिसमें 36 लोग शामिल हुए। ठीक है, क्या था? एक शिष्टमंडल था जिसमें कितने लोग थे?
36 लोग इसमें थे। आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। अब ये जो शिष्टमंडल था, ये 1 अक्टूबर 1906 को किससे मिला? लॉर्ड मिंटो से मिला। कहाँ पर मिला? शिमला में। क्लियर? तो इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। कहने का मतलब ये है, इसमें मुसलमानों का एक अलग से क्षेत्र मांगा था इस शिष्टमंडल के द्वारा। जो ढाका के नवाब समीउल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। याद रखिएगा, ये प्रमुख नेता थे मुस्लिम लीग के। तो मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। जब ये मुस्लिम लीग बनी थी तब मोहम्मद अली जिन्ना इसमें नहीं थे। ये कब शामिल हुए थे? 1913 में शामिल हुए थे। अब इसके बाद करेंगे कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन सन 1907 में राज बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थान पूछ लेता है कि कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पर हुआ था। तो याद रखिएगा, राज बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत में हुआ था। जिसने कांग्रेस का विभाजन कितने भागों में कर दिया? 2 भागों में। एक तो नरम दल में कर दिया, दूसरा गरम दल में। तो याद रखिएगा, कांग्रेस का विभाजन कितने हिस्सों में किया गया? 2 हिस्सों में किया गया, नरम दल और गरम दल। अब जो नरम दल के नेता थे वे कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बसु, दीन शाह ए वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रास बिहारी घोष और मनमोहन घोष। ये कौन थे? नरम दल के नेता। अब गरम दल के नेता कौन कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है, ये कौन से थे? ये गरम दल के नेता थे। क्लियर हो गया होगा आपको कांग्रेस का विभाजन। अब बात करते हैं खुदीराम बोस की फांसी। इनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी आता ही आता है। खुदीराम बोस कौन थे? ये खुदीराम बोस एक शहीद कहलाए जो भारत में सबसे युवा क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई थी। इनको फांसी कब दी गई थी? 1908 में दी गई थी। तो शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 में हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदानपुर में, जो मिदनापुर है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो मुजफ्फरपुर जेल में एक क्या थे? जज थे। ठीक है, वहाँ कौन रहते थे? एक जज रहते थे जिनका नाम क्या है? D.H. किंग्सफोर्ड। कौन थे? D.H. किंग्सफोर्ड, जिनको मारने की साजिश में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। क्यों लटका दिया गया था? क्योंकि ये जज थे D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। तो ये क्या बन गए? सबसे कम उम्र वाले युवा क्रांतिकारी एक स्वतंत्रता सेनानी बन गए थे जिन्हें फांसी दी गई थी। क्लियर? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है खुदीराम बोस। अगला है 1913 की गदर पार्टी। तो 1913 की गदर पार्टी क्यों आई थी, जानेंगे। तो 1911 में बंगाल का विभाजन था, वे क्या था? रद्द हो गया। बंगाल का विभाजन हो तो गया था, लेकिन एक तरीके से यह रद्द भी हो गया था। तो 1913 में गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। कहने का मतलब ये है, जो बंगाल के विभाजन से काफी लोग मारे गए थे, इसको देखते हुए ही गदर पार्टी की स्थापना की गई थी।
तो इसका गठन कब हुआ था? 1913 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है इसका? सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में हुई। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये क्या था? जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको देखते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और ये कैसी पार्टी थी? एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन के रूप में यह कार्य कर रही थी। किसके रूप में? अंतरराष्ट्रीय, याद रखिए, राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य कर रही थी। इसके बाद है 1916 का लखनऊ समझौता। तो 1916 का जो लखनऊ समझौता है, तो अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में लखनऊ में नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ और साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ। यानी जो लखनऊ समझौता है उसमें कांग्रेस के दोनों दलों को जोड़ा गया और साथ में मुस्लिम लीग का भी समझौता किया गया और इसमें मुस्लिम लोगों को भी साथ में लिया गया। इसमें साथ में लेने का मतलब ये था कि एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाना और भारत को स्वतंत्रता की मांग करना एक साथ मिलकर। तो याद रखिएगा, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में। उसके बाद आता है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग जो आंदोलन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें भी मैं पूरा क्लियर करूँगा। तो ये एक आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 को हुआ था। तो यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी। कैसी थी? प्रथम भारतीय प्रक्रिया थी। जो आयरिश, आयरिश का मतलब क्या है इसमें? आयरलैंड, होम रूल लीग से प्रेरित था। जो आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चला था तो यह उससे प्रेरित था। तो इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। कि स्वशासन की प्राप्ति करना। स्वशासन मतलब कि इसमें जो ब्रिटिश सरकार है वह भारतीयों के आंतरिक मामलों में दखल ना दे। यदि वह राज करना चाहती है तो वह बाहरी तौर पर राज करे, अपना व्यापार करे, लेकिन भारतीयों के आंतरिक मामलों में दखल ना दे। इसलिए होम रूल आंदोलन की मांग की गई। इसमें क्या किया गया? स्वशासन प्राप्ति की मांग हुई। अब जानते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखिएगा, अध्यक्ष के बारे में जानना है। तो इसके जो अध्यक्ष थे, सबसे पहले थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे थे एनी बेसेंट। ठीक है, ये दो नाम याद रखने हैं आपको। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वह इस आंदोलन को कहाँ से चला रहे थे? बेलगांव, पुणे से। और जो एनी बेसेंट थी वह कहाँ से चला रही थी इस आंदोलन को? मद्रास से चला रही थी। तो 1916 और 18 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में यह फैल गया था। तो ये किस रूप में फैला था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में यह फैल गया था। ये लगभग कितने वर्ष चला था? यह 2 वर्ष या 3 वर्ष तक चला था, जिसका लक्ष्य भारत के लिए प्रभुत्व का दर्जा प्राप्त करना। यानी भारत को क्या चाहिए था? स्वशासन चाहिए था और ब्रिटिश सरकार उसके आंतरिक मामलों में दखल ना दे। तो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी इस आंदोलन को चलाया गया। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आंदोलन को काफी बढ़ावा दिया था। क्लियर? इसके बाद हुआ चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का ये आंदोलन है और गांधी जी का प्रथम आंदोलन या प्रतिक्रिया भी इसे मानी जाती है। ठीक है, तो 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल था। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल था। वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया था। जो भी अंग्रेज उन पर अत्याचार कर रहे थे चंपारण के लोगों पर, तो राजकुमार शुक्ल ने इसे बताया था। तो
वहाँ की तीन कटिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। तीन कटिया प्रणाली क्या है ये भी आपको बताते हैं। तो क्या था, इस प्रणाली के बारे में बताने के बाद गांधी जी ने कहाँ को प्रस्थान किया, चंपारण को प्रस्थान किया। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बगान मालिकों के किसान से यह कहकर कर वसूल लिया करते थे कि उन्हें क्या चाहिए था कि जो भूमि थी उसके 3/20 के हिस्से में वह नील की खेती करेंगे। अब क्या था, नील की खेती से खेती की उर्वरता खराब हो रही थी। यदि कोई आलू की खेती कर रहा है तो उसके तीसरे हिस्से में यानी 3 हिस्से में नील की खेती करना आवश्यक कर दिया था भारतीय लोगों को। तो इस नील की खेती की वजह से क्या हो रहा था, अन्य फसलों का नुकसान हो रहा था। तो इसी की चलते जो ये 3/20 वाला पार्ट था, इसी को क्या कहा गया, तीन कटिया प्रणाली कहा गया। तो इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई थी गांधी जी को, महात्मा की उपाधि दी गई। क्यों दी गई थी, क्योंकि जब चंपारण सत्याग्रह किया गया था, चंपारण आंदोलन किया गया था, तो इसमें महात्मा गांधी की विजय हुई थी और तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें क्या था, गांधी जी का प्रथम आंदोलन हुआ और इसमें अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी विजय हुए थे। इसलिए जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने क्या कहा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। इससे पहले इन्हें सिर्फ गांधी जी के नाम से जाना जाता था। तो इनका पूरा नाम आपको मालूम है, मोहनदास करमचंद गांधी था। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि देने के बाद इनका नाम क्या पड़ गया, महात्मा गांधी पड़ गया। ठीक है, चंपारण आंदोलन क्लियर हो गया होगा और तीन खटिया प्रणाली भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्याओं को समझा। यहाँ का विवाद क्या था कि एक प्लेग वाली बीमारी आई थी। ठीक है, उसमें क्या चल रहा था, एक बोनस चल रहा था। लेकिन प्लेग की समाप्ति होते ही मालिक को बोनस की समाप्ति करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, जब जैसे ही प्लेग समाप्त हुआ तो बोनस को भी समाप्त कर दिया। तो इसका मजदूरों ने काफ़ी विरोध किया था। इसमें जो प्लेग में बोनस मिलता था उसको भी समाप्त कर दिया और जो इनकी तनख्वाह थी उसमें भी कमी कर दी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। तो इसी का विरोध किया जा रहा था और अहमदाबाद मिल हड़ताल की गई थी। तो इसमें गांधी जी ने क्या कहा था कि हमें लड़ना होगा और हड़ताल करनी होगी। गांधी जी के इस नेतृत्व में गांधी जी की विजय हुई और अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांग को सुना गया और उनसे बोनस वापस दे दिया गया। इसमें भी क्या हुआ, गांधी जी की विजय हुई। तो इस कारण क्या था, गांधी जी के दो आंदोलन किए गए और गांधी जी दोनों आंदोलन में विजय हुए, जिसमें गांधी जी को अच्छे से पहचान लिया गया और भारत में उनकी काफ़ी चर्चा होने लग गई थी। ठीक है, तो हमने चंपारण आंदोलन समझा, अहमदाबाद मिल आंदोलन भी समझ लिया। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे अगला आंदोलन खेड़ा आंदोलन के बारे में। तो ये भी किसके द्वारा किया गया था, गांधी जी के द्वारा ही ये किया गया था। कब किया गया, 1918 में। तो 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध, अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे कर की वसूली की जा रही थी। यानी किसी भी कारणवश वहाँ की जो फसलें नष्ट हो गई थी और वहाँ पर कर की वसूली की जा रही थी, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था। गांधी जी ने कहा कि किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, उनके पास खाने तक के लिए फसलें नहीं हैं, लेकिन आप लोग तब भी कर वसूल रहे हैं। तो इसलिए गांधी जी ने काफ़ी आंदोलन किया और किसानों से भी कहा कि इस आंदोलन को ज़ोर शोर से किया जाए। आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस आंदोलन में भी क्या था कि गांधी जी की विजय हुई थी। ठीक है, तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों को लेकर वे भारत में काफ़ी चर्चित भी थे और इन आंदोलन में सफलता पाते हुए वे भारत के बड़े नेता के रूप में देखे जाने लग गए थे, क्योंकि इन्होंने चंपारण आंदोलन जीता, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जीता और बाद में खेड़ा आंदोलन को भी जीत लिया था। तो इस कारण
गांधी जी की चर्चा काफी होने लगी थी और ये एक बड़े नेता के रूप में आगे बढ़ने लग गए थे। इसके बाद है रॉलेट एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भारत के इतिहास का। रॉलेट एक्ट 1919, तो इसको जानते हैं। तो 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया था। रॉलेट एक्ट भारत में होम रूल आंदोलन को दबाने के लिए लाया गया था। इस एक्ट के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है या उस पर संदेह होता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। कहने का मतलब ये है, इस एक्ट को भारत में इसलिए लाया गया था, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता या कोई भी संगठन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन करता है, उसका विरोध करता है, यदि पुलिस को कोई भी व्यक्ति संदेह भी दिखता है कि यह है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ कर सकता है, करने वाली बात तो अलग थी, यह कर सकता है, उस पर भी क्या था कि व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब गिरफ्तार करने के बाद इसमें एक रूल भी था कि ना तो उस व्यक्ति की अपील सुनी जाती थी, ना उसे वकील करने की इजाज़त थी और ना ही कोई दलील करने की इजाज़त थी। तो इसलिए इसे क्या कहा गया, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ, ये भी 1919 में ही हुआ। तो रॉलेट एक्ट के दौरान दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपस में जुड़े हुए हैं। तो रॉलेट एक्ट जब लग गया था और उसके बावजूद भी लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे, तो इसमें सबसे प्रसिद्ध नेता थे पंजाब के सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। उन सभा का उद्देश्य क्या था कि इन दोनों नेताओं की रिहाई की जाए। इसे देखते हुए वहां के एक अंग्रेज अधिकारी जनरल रोगिनाल्ड डायर ने अपनी फौज को इन सभा कर रहे व्यक्तियों पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 से 1500 लोग मारे गए थे। उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय बना था। ठीक है, कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास में काफी दर्दनीय हत्याकांड हुआ था, क्योंकि इसमें ऐसे लोग मारे गए थे जिनका कोई दोष भी नहीं था। जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोली चलवा दी गई, जिसमें 1000 से 1500 लोग मारे गए थे। लेकिन जब बाद में कमीशन बैठाई गई तो उसमें क्या कहा गया कि 389 लोग ही इसमें मारे गए हैं, पर ऐसा नहीं था कि इसमें इतने ही लोग मारे गए हों, इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। ठीक है, तो जो इस हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जो उपाधि मिली थी, कौन सी, महात्मा की, उन्होंने अपनी महात्मा की उपाधि त्याग दी। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने क्या किया, अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता था, सर रविंद्रनाथ टैगोर। तो उन्होंने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी इस घटना के बाद। इसके बाद हुआ खिलाफत आंदोलन 1919। तो तुर्की में मुसलमानों में एक खलीफा का पद हुआ करता था, जो भारत में मुस्लिमों से इस पद को अंग्रेजों द्वारा छीना जा रहा था, जिस कारण भारतीय मुसलमानों ने सन 1919 में खिलाफत आंदोलन किया। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि मुस्लिमों का कोई भी बड़ा पद हो, कोई एक बड़ा नेता हो, तो वह इस पद को ही सीधा समाप्त करना चाहते थे, जिस कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। तो भारत में यह आंदोलन दो भाइयों के द्वारा शुरू किया गया, शौकत अली और मुहम्मद अली के द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, शौकत अली और मोहम्मद अली। और इसका नेतृत्व किसने किया था, याद रखिएगा, इसका नेतृत्व भी गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन शुरुआत किसने की थी, शौकत अली और मोहम्मद अली ने, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद है असहयोग आंदोलन। ये गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। कब हुआ, 1920 को यह आंदोलन हुआ। तो जो भी सभी घटनाएं हुई थी
उसको देखते हुए ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि अंग्रेजों द्वारा दी गई सुविधाओं को त्यागना, सरकारी नौकरी छोड़ना और उनके द्वारा दी गई उपाधियों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग बंद करना, सरकारी शिक्षण संस्थानों का विरोध करना। इसमें कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों द्वारा दी गई सारी सुविधाएं, सारे वस्त्र, सारे उत्पादन और जहाँ भी वह कार्य कर रहे हैं उन सभी का त्याग करना, जिस कारण अंग्रेजों की स्थिति भी डगमगा रही थी। और गांधी जी का इसे देखते हुए वह विजय भी हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजों को यह लग रहा था कि असहयोग आंदोलन में उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने काम पर नहीं आ रहा है, ना ही किसी शिक्षा संस्थान में जा रहा है, और यहाँ तक कि अंग्रेजी वस्तुओं का भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। तो जिस कारण अंग्रेज़ों की स्थिति भी खराब हो रही थी। तो गांधी जी की इस आंदोलन में भी विजय हुई थी। कुछ मांगे गांधी जी की मांग ली गई थी। तो यह आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया सबसे बड़े आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, असहयोग आंदोलन। क्लियर। अब बात करते हैं चौरा चोरी हत्याकांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुआ था? 1922 को। तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चोरी नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा भीड़ पर गोली चलवा दी गई थी। जो जुलूस जा रहा था, तो पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के लिए क्या कर दी? उस पर गोली चलवा दी। तो गुस्साई भीड़ ने 22 पुलिस कर्मियों को पुलिस थाने में ही आग के हवाले कर दिया था, यानी पूरे थाने को आग लगा दी थी। जिसे देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कोई भी हिंसा का रूप इसमें अपनाया जाए। लेकिन यह एक हिंसा फैल गई, काफ़ी बड़ी हिंसा फैल गई थी, जिस कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौरा चौरी हत्याकांड 1922 को हुआ था, 4 फरवरी 1922। कहाँ हुआ था? गोरखपुर के चौरा चौरी में। और 22 पुलिसकर्मी इसमें जिंदा जल गए थे। क्लियर। अब आगे है स्वराज पार्टी। तो ये कब हुई थी? 1923 में इसकी स्थापना हुई। तो चौरा चौरी के बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की, जिसे क्या कहा गया? स्वराज पार्टी कहा गया। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। किस कारण कर दी थी? कि चौरा चौरी हत्याकांड हुआ गांधी जी के असहयोग आंदोलन की वजह से, तो वह गांधी जी से सहमत नहीं थे। तो इस कारण स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। कब की गई? मार्च 1923 में। ठीक है। आगे है कांग्रेस अधिवेशन। कब हुआ? 1924 को। तो 1924 में बेलगांव में किया गया कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, जिसकी महात्मा गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो कांग्रेस का जो 40वां अधिवेशन था, वह उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में आया। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इसका उद्देश्य 8 नवंबर 1927 के भारतीय संविधान को सुधारने के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिस कारण यह कमीशन फेल हो गया। इसके विरोध में काफ़ी उच्च स्तर पर लोग शामिल हुए थे। यानी क्या कहा गया इसके विरोध में? साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। इसके लिए एक नारा दिया गया था, जिसका नाम क्या है? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इसे काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया गया था। तो जो काला झंडा था, उसमें सफ़ेद रंग से लिखा गया साइमन गो बैक। क्लियर। तो कब आया था ये? 3 फरवरी 1928 को आया था। क्यों आया था? ये भारतीय संविधान को सुधारने के लिए आया गया। जो संविधान था उस समय, उसमें सारे ही अंग्रेजों के हित में थे, भारतीय लोगों के हित में नहीं था, इसलिए इसका विरोध भी किया जा रहा था। इसके बाद है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ। तो 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता
पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यानी पूरी तरह से भारत को स्वतंत्र करने की इसमें मांग की गई थी। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कब हुआ? 1929 में। इसके बाद है डांडी मार्च। तो यह डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह डांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर डांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत में अलग अलग क्षेत्रों से 78 सहयोगी शामिल हुए थे, लेकिन बाद में ये 78 लोग से लाखों लोग इसमें शामिल हो गए थे। याद रखिएगा, शुरू में कितने लोग थे? मात्र 78 लोगों के साथ गांधी जी ने इस मार्च की शुरुआत की थी। और इसकी दूरी कितनी थी? 241 मील की दूरी इसमें तय की गई थी। तो ये काफ़ी बड़ा मार्च था, काफ़ी बड़ा आंदोलन था गांधी जी के द्वारा। तो इसमें कितने लोग शामिल हो गए थे? लाखों लोगों की संख्या इसमें शामिल हो गई थी। याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, शुरू में मात्र 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने इस मार्च को शुरू किया था। अगला है गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को लंदन में ही हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1932 को लंदन में हुआ। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अंबेडकर और बहादुर सप्रू ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तीनों सम्मेलनों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ये भी याद रखना है आपको कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय कौन प्रधानमंत्री थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य था कि भारत में चल रहे आंदोलनों को समाप्त करना। यानी गांधी जी को काफ़ी बार बुलाया गया था, लेकिन गांधी जी सिर्फ दूसरे सम्मेलन में शामिल हुए थे, क्योंकि ये अंग्रेज चाहते थे कि यदि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं तो वहाँ उनके आंदोलन को दबाने की बात भी की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, लेकिन ज़्यादा समय तक वहाँ नहीं रुके थे और वापस आ गए थे और अपने आंदोलनों को लगातार जारी रखा था। इसके बाद है पूना समझौता। यह कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को। तो गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। तो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। अब ये समझौता क्यों हुआ था? कि गांधी जी दलितों के हित में कोई भी बात नहीं कर रहे थे, ना ही दूसरे गोलमेज सम्मेलनों में गांधी जी ने दलितों के लिए कोई बात की थी। इसलिए जो निर्वाचन मंडल था वह काफ़ी बुरा रहा था गांधी जी के लिए, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, जो कि दलितों की मांग के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो इसी को देखते हुए जो पूना समझौता हुआ था, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। तो समझौता के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें जो 71 थी, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 147 कर दिया गया था। तो इस समझौते पर गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर भी हुए थे। ठीक है, तो पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को हुआ था। क्लियर? अब है भारत छोड़ो आंदोलन। ये गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन और लगभग आखिरी आंदोलन माना जाता है। तो इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था, तो इसमें गांधी जी और समस्त बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया था
और अंग्रेज़ों की ओर से पूरी कोशिश थी कि इस आंदोलन को दबाया जाए, परंतु इस आंदोलन की दूसरी पंक्ति में नेताओं के अलग अलग क्षेत्र से यह आंदोलन चलता रहा था। गांधी जी भले ही गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन अन्य नेता जो अलग अलग क्षेत्र में थे वह इस आंदोलन को जोर शोर से चला रहे थे। इसके साथ लोगों ने इस आंदोलन में खूब सहयोग दिया और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का एक हिस्सा भी बन गया था, क्योंकि एक आंदोलन गांधी जी का एक सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है और एक आखिरी आंदोलन भी गांधी जी का था। फिर हुआ शिमला सम्मेलन। तो शिमला सम्मेलन 1945 में शिमला में हुआ। यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड बेवल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। यह बेवल योजनाओं के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। जो बेवल योजना के अंतर्गत जो भी नियम लगाए गए थे उन पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन को शुरू किया गया था। इस सम्मेलन में 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक ये चला था। शिमला सम्मेलन बाद में विफल भी हो गया था। ठीक है, तो आपको डेट याद रखनी है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कब से कब तक चला? 24 जून से लेकर 14 जुलाई तक यह चला था। इसके बाद है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। 5 से 11 मई तक शिमला में त्रिदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से मौलाना अबुल आजाद, जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने इसमें हिस्सा लिया था कैबिनेट मिशन में। तो भारत के लिए एक संविधान के निर्माण संबंध में भारतीय नेताओं के साथ इसमें समझौते पर पहुंचना था। एक संविधान बनाने वाली संस्था जो भारत संविधान सभा के रूप में जानी गई उसको तैयार करना था और प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना था। कि कैबिनेट मिशन इसलिए आया था क्योंकि भारत का संविधान निर्माण करना था। संविधान निर्माण के लिए एक सभा की स्थापना करनी थी और एक कार्यकारी परिषद की भी स्थापना करनी थी। इसलिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? मौलाना अबुल आजाद, जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल मुख्य नेता इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद है माउंटबेटन योजना। यह कब आई? 1947 को यह आई थी। तो 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने की वार्ता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि विभाजन अनिवार्य है। यानी इसने क्या किया था? भारत का विभाजन कर दिया था, जिसे पाकिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। यानी भारत का विभाजन किस में कर दिया? एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। कितने हिस्सों में कर दिया? 2 हिस्सों में कर दिया। बीच में क्या था? भारत था। और पाकिस्तान का विभाजन कितने हिस्सों में कर दिया? 2 हिस्सों में कर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन चुके थे। जो एक अखंड भारत था, अब क्या हो गया? ये 2 देशों में बन गया, भारत और पाकिस्तान। तो यहीं से भारत आज़ाद हुआ था और इसी के बाद क्या हुआ? भारत आज़ाद हो गया था। क्लियर? तो ये थे भारत के प्रमुख आंदोलन और एक घटनाएं। उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सभी आंदोलन अच्छे से समझ आ गए होंगे और सभी योजनाएं भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।